पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन किस प्रकार से किया जाता है। आज अपन डिस्कस करेंगे प्राप्तियों को देरी से जमा करना, टीमिंग एंड लेडिंग सिस्टम। यह रोकड़ बही के उपलब्ध रोकड़ को अल्पकाल के लिए दुरुपयोग करने का तरीका है, अर्थात रोकड़ के अल्पकालीन दुरुपयोग का तरीका है, जिसमें वास्तविक प्राप्तियों को रोकड़ बही में जमा करने में कुछ समय की देरी कर दी जाती है और उस समय में रोकड़ का अन्यत्र प्रयोग रोकड़िये द्वारा किया जाता रहता है। इसके अंतर्गत रोकड़िया एक या अधिक ग्राहकों से प्राप्त राशि का प्रयोग स्वयं के व्यक्तिगत मतलब निजी कार्यों में तब तक करता रहता है जब तक अगले ग्राहक से पूर्व ग्राहकों से प्राप्त राशि के बराबर या अधिक राशि वसूल न हो जाए। यह वसूली होने पर पहले वाले ग्राहक के खाते में राशि जमा कर देता है और बाद वाले ग्राहक की राशि तब तक प्रयोग करता रहता है जब तक कि इन ग्राहकों से वसूल हुई राशि के बराबर या अधिक राशि अन्य ग्राहकों से वसूल न हो जाए। लेखा वर्ष के अंतिम दिन सभी ग्राहकों से प्राप्त हुई राशियां जमा कर देता है और यदि इतनी राशि की व्यवस्था न हो सके तो बट्टा अथवा डूबत ऋण की प्रविष्टि करके व्यक्तिगत खातों के शेष बराबर कर देता है। तो इस प्रकार का सिस्टम टीमिंग तथा लेडिंग कहलाता है। श्री मिक्स ने टीमिंग तथा लेडिंग का अर्थ रोकड़ प्राप्तियों के अभिलेखन में देरी करके रोकड़ की कमी को छिपाना बताया है। व्यापारी को इससे सबसे बड़ी हानि कार्यशील पूंजी में कमी के कारण होती है, जिसका प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्याज की हानि, डूबत ऋण एवं बट्टे की गलत प्रविष्टियों के कारण भी हानि उठानी पड़ती है। इससे बड़ी कपटों के लिए हिम्मत बढ़ती है और रोकड़िया नौकरी छोड़कर चला जाए तो रोकड़ की हानि के साथ साथ एक अनुभवी रोकड़िये की सेवाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। इस तरह के गबन को पकड़ना बहुत कठिन कार्य है। अंकेक्षक ऐसे गबन को पकड़ने के लिए निम्न कदम उठा सकता है। नंबर 1, कटौती तथा डूबत ऋणों की अधिकृतता की जांच करना। नंबर 2, छोटे, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के कुछ देनदारों से उनकी पुस्तकों में खुले व्यापारी के खाते की नकल मंगवाकर जांच करना। नंबर 3, जिन देनदारों के खातों में कोई शेष नहीं है उनसे उनकी बहियों में खुले व्यापारी के खाते की नकल भी मंगवानी चाहिए। इससे देनदारों द्वारा भुगतान की गई राशि की तिथि से व्यापारी की बहियों में की गई प्रविष्टि की तिथि और राशि का मिलान करके देखना चाहिए। चौथा, लेखा अवधि में कुछ समयांतर से रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन उत्तरदायी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 5, इस पर नियंत्रण रखने के लिए अंकेक्षक द्वारा नियोक्ता को सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था लागू करने का सुझाव देना चाहिए। नंबर 6, कच्ची रोकड़ बही से पक्की रोकड़ बही की प्रविष्टियों तथा पक्की रोकड़ बही से बैंक में जमा कराई गई राशियों का मिलान जमा पर्ची एवं बैंक विवरण से तिथि के अनुसार करना चाहिए। अगला है, अंतिम खाते बनाने की तिथि से कुछ दिन पूर्व के जितने भी चेक हैं उनसे हस्तांतरित हुई राशियों की विस्तृत जांच करनी चाहिए। यदि ऐसे हस्तांतरण देनदारों या ऋण खातों से संबंधित हो तो संबंधित व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करके प्रविष्टियों का पुष्टिकरण करना चाहिए। जहां तक संभव हो देनदारों से होने वाले पत्र व्यवहार तथा खातों की प्रतियां मंगवाने आदि की जानकारी रोकड़िये को नहीं मिलनी चाहिए।
इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का प्रमाणन भी सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि भुगतानों में भी कई प्रकार के कपट हो सकते हैं। भुगतान में कपट करने के लिए झूठे खर्चों के प्रमाणक बहियों में लिखे जा सकते हैं। व्यक्तिगत खर्चों के प्रमाणकों को व्यापार के व्ययों में शामिल किया जा सकता है तथा गलत तिथि के प्रमाणकों को चालू लेखा अवधि में शामिल किया जा सकता है। जो चालू लेखा अवधि के नहीं है, या तो पिछले साल के हैं या आने वाले लेखा अवधि के, उनको शामिल किया जा सकता है। भुगतान के अधिकांश प्रमाणक बाह्य पक्षों से प्राप्त होने के कारण उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। फिर भी अंकेक्षक को सावधानी से प्रमाणन करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रमाणक बाह्य पक्षों से प्राप्त न होकर व्यापारी के कर्मचारियों द्वारा ही बनाए जाते हैं और बाहर से प्राप्त होने वाले प्रमाणक भी फर्जी या बनावटी हो सकते हैं। इसलिए अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भुगतान उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो, संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ हो तथा रोकड़ का वास्तव में भुगतान हुआ हो और वह भुगतान नियमानुकूल हो। भुगतानों के प्रमाणन के संबंध में एक कहावत है कि भुगतानों को प्रमाणित करते समय अंकेक्षक केवल यही प्रमाणित नहीं करता कि मुद्रा का भुगतान कर दिया है। ये कोटेशन कई बार परीक्षा में आ जाता है। तो इसका आशय यही है कि अंकेक्षक भुगतानों का प्रमाणन करते समय वास्तविक भुगतान का पता लगाने के साथ साथ निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। नंबर 1, भुगतान का व्यापार से संबंध। पेमेंट मेड आर कंसर्न विथ बिजनेस। अंकेक्षक को प्रमाणन करते समय इस तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि भुगतान व्यापार के लिए किए गए हैं। यदि प्रमाणक संस्था की बजाय व्यक्तिगत नाम से हो तो उसकी विस्तृत जांच करके उसके व्यापार से संबंधित होने का प्रमाण प्राप्त करना चाहिए। जैसे किसी कर्मचारी को 20 लीटर मासिक पेट्रोल की सुविधा दी गई है, उसके पेट्रोल के बिल व्यक्तिगत नाम से आए हैं, तो नियुक्ति की शर्तों या ऐसी सुविधा देने के लिए पास किए गए प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए। इसी तरह से सेकंड है भुगतान देय तिथि पर, पेमेंट ऑन ड्यू डेट। अंकेक्षक को इस तथ्य की भी जांच करनी चाहिए कि भुगतान जिस तिथि को किया गया है वह उस दिन ही देय था या नहीं। यदि अग्रिम भुगतान किया गया है तो उसके कारणों की जांच करनी चाहिए और संबंधित समझौते को देखना चाहिए। लेनदारों को देय तिथि पर भुगतान न करके बट्टे की हानि तथा ब्याज की हानि उठानी पड़ सकती है, और यदि देय तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया जाए तो कार्यशील पूंजी में कमी तथा ब्याज की भी हानि हो सकती है, क्योंकि अधिविकर्ष की सुविधा ली हुई है तो उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है। इसके बाद तीसरा है भुगतान का उचित प्रमाण, रीजनेबल प्रूफ ऑफ पेमेंट। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि भुगतान के लिए उचित साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं, अर्थात प्रमाणक संदिग्ध नहीं होना चाहिए। चौथा है भुगतान की नियमानुकूलता, पेमेंट आर विद इन द रूल। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भुगतान नियमानुकूल हो, भुगतान संस्था से संबंधित नियमों तथा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार हो, भुगतान साझेदारी संलेख या पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम के अनुसार या संबंधित अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद है भुगतान का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पेमेंट। लेखांकन लेखा नियमों के अनुसार होना चाहिए, पूंजी और आगम्य विभाजन नियमानुसार होना चाहिए, उचित शीर्षकों में लेखांकन होने के साथ साथ सही बहियों में लेखांकन किया हुआ हो, उसकी खतौनी कर दी गई हो, इसकी भी जांच करनी चाहिए।
फिर है भुगतान की राशि, अमाउंट ऑफ पेमेंट। भुगतान की राशि का पुस्तकों में सही लेखा किया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जितनी राशि अधिकृत है उससे अधिक भुगतान तो बहियों में नहीं लिखा गया है। प्रमाणक में शब्दों और अंकों में राशि में अंतर नहीं होना चाहिए, समान होने चाहिए। यह है भुगतान सही पक्ष को, पेमेंट टू करेक्ट पार्टी। अंकेक्षक को देखना चाहिए जो पक्ष भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है उसी को भुगतान हुआ है या नहीं, तथा भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्रमाणक पर है या नहीं। जिस पक्ष को भुगतान हुआ है उसी पक्ष के नाम से पुस्तकों में लेखांकन कर दिया गया है या नहीं। इसके बाद है भुगतान लेखा वर्ष से संबंधित हो, पेमेंट फॉर द कंसर्न अकाउंटिंग ईयर। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि जिस लेखा वर्ष का अंकेक्षण हो रहा है वह भुगतान उसी लेखा वर्ष से संबंधित है या नहीं। यदि भुगतान गत वर्ष या अगले वर्ष से संबंधित है तो उसके अनुसार लेखांकन हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। भुगतान अधिकृत हो, पेमेंट आर ऑथराइज्ड। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए भुगतान जो किया गया है उसका प्रमाणक उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत है या नहीं। बिना अधिकृतता के भुगतान नहीं होना चाहिए। फिर है भुगतान की वास्तविकता, रियलिटी ऑफ पेमेंट। अंकेक्षक को यह भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि जो प्रमाणक भुगतान से संबंधित है उसका वास्तव में भुगतान किया भी गया है या नहीं। और लास्ट में भुगतान पर रसीदी टिकट। यदि भुगतान 5,000 रुपये से अधिक है तो उस पर रेवेन्यू स्टाम्प लगा हुआ होना आवश्यक है, परंतु यदि भुगतान सहकारी समितियों या सरकार को किया गया है या बिना प्रतिफल के किया गया है तो ऐसी दशा में रेवेन्यू स्टाम्प की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद है पेमेंट साइड का प्रमाणन, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष की विभिन्न मदों का प्रमाणन। क्योंकि जितने भी मदें होती हैं उनका जो भुगतान होता है तो उनका अपन प्रमाणन किस प्रकार से करेंगे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक अंकेक्षक को रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का प्रमाणन करते समय निम्न मदों का प्रमाणन करना आवश्यक है। इसमें सबसे पहला है नगद क्रय, कैश परचेजेज, माल का नगद क्रय। नगद खरीदे गए माल का प्रमाणन करने के लिए अंकेक्षक को प्रमाणक के आधार पर रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि यह भुगतान उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत है या नहीं। रोकड़ के प्रमाणक की प्रविष्टि माल आवक रजिस्टर, गुड्स रिसीव्ड रजिस्टर में की गई है या नहीं। अंकेक्षक को प्रमाणक की तिथि तथा माल प्राप्ति की जो प्राप्त माल है उसकी प्रकृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि यह व्यापार से संबंधित है या नहीं। और क्रय के संबंध में रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि की जांच क्रय खाते से भी करनी चाहिए। अगला है स्थायी संपत्तियों का नगद क्रय। पहला आया माल का नगद क्रय, अब स्थायी संपत्तियों का नगद क्रय। तो व्यापार में नगद खरीदी गई स्थायी संपत्तियों का प्रमाणन करते समय संपत्ति की प्रकृति, व्यापार में उसकी आवश्यकता, उसके खरीदने में अपनाई गई प्रक्रिया, निविदाएं मंगवाना, निविदाओं में से चयनित निविदा का कारण इत्यादि की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और भुगतान की अधिकृतता तथा उचित लेखांकन की जांच करनी चाहिए। स्थायी संपत्ति की प्रकृति के अनुसार उसकी जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। अतः स्थायी संपत्तियां की नगद खरीद पर उनका प्रमाणन अलग अलग संपत्ति के हिसाब से होता है। जैसे भूमि और भवन खरीदा है तो यह संपत्ति पट्टे पर या पूर्ण स्वामित्व के आधार पर किस तरह से खरीदी गई है इसकी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक इसका प्रमाणन करते समय देखेगा कि संपत्ति के प्रपत्रों के अनुसार नियोक्ता के पास पूर्ण स्वामित्व हस्तांतरित हुआ है या नहीं।
स्वामित्व कभी भी विवादास्पद नहीं होना चाहिए। यदि एजेंट के माध्यम से संपत्ति खरीदी गई है तो उसके द्वारा प्राप्त विवरण को भी देखना चाहिए। फिर है प्लांट और मशीनरी। यह संपत्ति विक्रेता से या नीलामी से या किराए क्रय पद्धति में से किसी भी तरीके से खरीदी जा सकती है। यदि विक्रेता से संपत्ति खरीदी गई है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस मशीन के लिए कौन कौन से पूर्तिकर्ताओं ने निविदाएं भेजी थी और जिस पूर्तिकर्ता से संपत्ति खरीदी गई है उसकी निविदा स्वीकार करने के पीछे क्या तर्क है या कारण क्या रहे हैं। इसके अलावा बीजक का मिलान रोकड़ बही में लिखे गए विवरण से करके देखना चाहिए कि तिथि पर राशि का सही लेखांकन किया गया है या नहीं और उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत होने के बाद ही भुगतान हुआ है या नहीं। उसे यह भी देखना चाहिए कि मशीन का प्रयोग शुरू होने तक उस पर जो भी व्यय किए गए हैं उन्हें पूंजीगत मानकर मशीन खाते में लिखा गया है या नहीं। इसके बाद आता है पेटेंट तथा कॉपीराइट। इनके लिए किए गए भुगतान की जांच प्राप्त रसीदों रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि का मिलान करके करना चाहिए। यदि इन्हें खरीदा गया है तो इसके भुगतान की जांच विक्रेता के साथ हुए प्रसंविदे रसीदों तथा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि से करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि यदि पेटेंट सरकार के पास पंजीकृत करवाया गया है तो यह व्यय पूंजीगत प्रकृति का होगा और निर्धारित समय सीमा में समाप्त हो जाने के बाद नवीनीकरण करवाया गया है तो नवीनीकरण पर किया गया व्यय आयगत मानकर ही लेखांकित किया गया है या नहीं। यदि शोध द्वारा पेटेंट निर्मित किया गया है तो शोध पर होने वाला व्यय भी पूंजीगत प्रकृति का ही होता है। इसके बाद आता है विनियोगों का क्रय। इनका प्रमाणन करते समय सर्वप्रथम अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि ये मूल आवंटन के रूप में कंपनी से खरीदे गए हैं या दलाल के माध्यम से स्टॉक मार्केट से खरीदे गए हैं। यदि सीधे संस्था से आवंटित हुए हैं तो संस्था का आवंटन पत्र, बैंक विवरण, चेक का प्रतिपूर्ण या ड्राफ्ट का प्रतिपूर्ण, रोकड़ बही में प्रविष्टि तथा मूल प्रमाणकों से रोकड़ बही तथा खाता बही में लिखे विवरण जैसे सदस्य संख्या, प्रमाण पत्र संख्या आदि की जांच करनी चाहिए। यदि विनियोग स्कंद बाजार से दलाल के माध्यम से खरीदे गए हैं तो दलाल से प्राप्त क्रय विवरण या बिल तथा भुगतान की रसीदों से रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। विनियोगों को खरीदने में संबंधित जो भी व्यय होते हैं, विनियोगों को खरीदने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे दलाली है चाहे सेवा कर है, उन्हें भी विनियोगों की लागत का हिस्सा मतलब पूंजीगत व्यय मानते हुए लेखांकन किया है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि खरीद ब्याज या लाभांश सहित थी या लाभांश सहित और उसी के अनुसार सही लेखांकन हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद लेते हैं लेनदारों को भुगतान।